हाँ, व्यतिकरण बस। ठीक है बेटा, इधर कल हम लोगों ने देखा था फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। फ्रिंज चौड़ाई नापकर यार एक बार और देख लो, कल हम लोगों ने एक वर्णी प्रकाश स्रोत ले लिया था, यस। एक बार और थोड़ी जल्दी निगमन देख लो, इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ सवाल कराए जाएं और लास्ट में एक जो है एक हेडिंग इसकी बची है उसको भी कंप्लीट करा दें, कुल मिला के चैप्टर हो जाए ख़त्म। और बताइए इसके बाद हमने एक पर्दे में और 2 बिंदु स्रोत रख लिए थे, मतलब 2 छिद्र कर लिए थे जो तरंग स्रोत या प्रकाश स्रोत का कार्य कर रहे थे। बोल सही। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर तरंगाग्र में उपस्थित प्रत्येक बिंदु एक नए तरंग स्रोत का कार्य कर रहे हैं। मान लो ये तरंगाग्र पर उपस्थित है तो एक नए तरंग का नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। एक सामने इनके पर्दा रख लिए थे। इसके बाद हम लोग ऐसे ऐसे करके यंग का प्रयोग में देखे थे, तो एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त बिंदु दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें हम लोग फ्रिंज कहते। बोल सही। और जिसमें से एक फ्रिंज हम लोगों ने कल ऐसे करके बना लिया था, उसकी पोजीशन P दे दिए थे, ये सेंटर था, यहाँ हमने C लिख दिया था, यहाँ से एक लंब डाल दिए थे, यहाँ से लंब डाले थे। बोल सही बेटा। ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर हो गई, इसका कुछ नाम दे दो। ये यहाँ से जो ये कोण है और ये कोण है आपस में बराबर। अब इसमें एक त्रिभुज का नाम था, त्रिभुज क्या था, S1 S2A, और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज का आपका त्रिभुज COP में से, अगर इनमें से देखा जाए तो ये समरूप त्रिभुज है। तो 90 के सामने की भुजा बटे 90 के सामने की भुजा या थीटा के सामने भुजा, इनका अनुपात आपस में क्या होगा, यानी कुल मिला के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में समरूप त्रिभुज की। तो थीटा के सामने हमने लिख लिया था S2A, और इस थीटा के सामने की भुजा ले लिए थे, ये वैल्यू कितनी थी, x। क्यों यार, इसकी ये दूरी कितनी माने थे, इनके स्लिटों के बीच की दूरी कितनी माने थे, D, स्मॉल d। तो ये लंब बटे इसके सामने लंब, यानी O से P तक की दूरी, यानी हम सीधे सीधे x लिखते बराबर कर्ण बटे कर्ण। तो इसके सामने कर्ण ये है D, और इसके सामने कर्ण ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, क्या ये दूरी और ये दूरी आपस में सेम माने थे, क्योंकि ये जो पॉइंट मिलता है बहुत ही समीप मिलता है, यहाँ कहीं ये लगभग बराबर होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है, इसलिए ये दूरी हम लोगों ने D दिखा दिया था। बहुत सही। इधर से अगर हम लोग S2A निकालूँ, यह था D बटे D इंटू x। S2A क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्या ये वाले पथ और ये वाले पथ का अंतर है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपस में कल हम लोगों ने देखे थे, क्या ये पथांतर है। इसका मतलब यहाँ पर लिख दे सकता हूँ पथांतर बराबर इतना। अब हम लोगों ने देखा था कि दीप्त के लिए अलग पथांतर होता है और अदीप्त के लिए। तो दीप्त के लिए जो पथांतर होता है किनके, दीप्त फ्रिंजों के लिए, वो होता है पथांतर। क्या तुम लोग को बात याद है कि फिर से बताएं, इसका दीप्त फ्रिंजों का पथांतर 0 लैम्डा 2 लैम्डा डैश डैश डैश, क्या इसको यम लैम्डा लिख ले, जहाँ यम बराबर कितना है 0 1 2। बोल ठीक। इसका मतलब इस पथांतर की जगह कितना लिख दूँ, यम इंटू लैम्डा बराबर D अपॉन D इंटू x, यमी फ्रिंज के लिए। तो x यम बराबर आया था D बटे स्मॉल d इंटू ये इधर आ गया था यम लैम्डा। क्या है सूत्र तुम्हें याद रहेगा, इसके अधिकांशतः सवाल इसी से होने हैं। ठीक है। अदीप्त के लिए बेटा क्या लिखे थे, अदीप्त के लिए जो पथांतर होता है वो λ/2 3 λ/2 5 λ/2 कुल मिला के लिखा जा सकता है m-1/2 इंटू लैम्डा। अरे बोलो भाई ठीक। तो यहाँ पर ये वैल्यू उठा के इसके पथांतर की जगह रख दी जाए, तो यानी m-1/2 इंटू लैम्डा बराबर ये वैल्यू, यानी स्मॉल d बटे कैपिटल D इंटू XM। तो XM बराबर आ गया था, इसे पक्षांतर कर दो, m-1/2 इंटू लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d। ये 2 सूत्र मिले थे बच्चों, कल का निगमन है। कल इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा निगमन दिया था। अरे बोलो ठीक। अब हमें चाहिए था फ्रिंज चौड़ाई। क्या चाहिए था, तो फ्रिंज चौड़ाई है क्या कि 2 क्रमागत दीप्त अथवा
अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है उसे फ्रिंज चौड़ाई निकालने के लिए सूत्र क्या था, यानी यक्स यम प्लस 1, और उससे हम घटा दें यक्स यम। अरे यही तो है, यम का मान अगर मैं 4 लिख लूँ तो ये कितना लिखा है 5, 5वीं, और ये चौथी लिखी है 5वीं, तो क्रम से 2 हो गए, चौथी 4 और 5 क्रम से अंक आते हैं ना। चलिए ठीक, यहाँ पर हम रख देते तो W बराबर कितना मिला था, D/D इंटू लेमडा। दीप्त के लिए भी यही मिला था और अदीप्त के लिए भी यही मिला था। और इस सूत्र से एन इसका निकलता है कि अगर मुझे W पता है, W क्या है, फ्रिंज चौड़ाई पता है, तो क्या मुझे लेमडा पता चल जाएगा, क्योंकि स्मॉल d और कैपिटल D इनके बीच की दूरी है, स्लिटों के बीच की दूरी ये है, पर्दों के बीच की दूरी है, जो हमें पहले से ज्ञात होती है। इसमें 2 राशियाँ ज्ञात है, एक W एक लेमडा। अब लेमडा हमें चाहिए W नाप कर, यही आपकी हेडिंग पड़ी थी, फ्रिंज चौड़ाई नाप कर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। क्या हम लोग यहाँ तक कर लिए थे? ठीक, चलिए करिए, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करिए बेटा। सूत्र लिख लो चाहे पहले, दीप्त के लिए पता है या सूत्र याद होने चाहिए, सूत्र याद होने चाहिए। इधर यक्स यम बराबर सूत्र होता है यम D/D इंटू लेमडा। मैंने सही लिखा गलत लिखा? सही। यक्स यम बराबर होता है यम -1/2 D/D इंटू लेमडा। ये किन के लिए है? ये यम क्या है? संख्या 1 2 3 4, क्यों भाई? चलिए ठीक। ये किन के लिए है? दीप्त, ये अदीप्त। और एक सूत्र और मिला W बराबर क्या मिला? D/D इंटू लेमडा, ये वाला। अरे बोलो, ये 3 सूत्र मिले, तीनों सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, और ध्यान देना बड़ा वाला D बटे छोटा वाला D करना है इंटू लेमडा। ठीक, लिखो पहला सवाल। पहला सवाल 2-4 सवाल कर जाओ वन वन। पहले सरल सा बोले। चलिए लिखो, क्वेश्चन 1 लिख लो। यंग के द्विक झिर्री प्रयोग में, झिर्री मतलब पर्दे, यंग के प्रयोग में सीधे लिखो। स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी, यंग के प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी, यंग के प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी के बीच की दूरी दिया है 0.4 मिलीमीटर है। प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर, 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज से 5वें अदीप्त फ्रिंज
की दूरी व फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हल करो। फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। करो बेटा, एक दो क्वेश्चन कर लो। कौन सी चाहिए थी बेटा? केंद्र से पांचवी। कौन सी? दीप्त अदीप्त। तो अदीप्त का सूत्र लगाओ, यम की जगह 5 रखो। अदीप्त का सूत्र लगाओ बेटा। ये क्या दिया? स्मॉल डी। अरे ये तो है S1 S2 के बीच की दूरी है। कह रहा है तरंगदैर्घ्य दिया, लैम्डा ये दिया है, और कह रहा है 2 मीटर दूर रखे। तो 2 मीटर क्या है? रखे पर्दे पर, यानी दोनों पर्दों के बीच की दूरी, यानी कैपिटल डी है। व्यतिकरण प्रतिरूप केंद्रीय पिंड से 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी, यानी XM, वो भी अदीप्त के लिए। फिर W का सूत्र होता है D/D इंटू लैम्डा। सब कुछ पता है, तुम्हें करना है। बूढ़ा भाग है। हाँ, यम की जगह आपने किस तरह का 5 - 1/2, डी की जगह 2 बटे स्मॉल डी की जगह 0.4 गुणे 10 की घाते -3 मिलीमीटर था। और गुणे लैम्डा की जगह आपने रखा होगा 6000, यानी 6000 गुणे 10 की घाते -10 एंगस्ट्रॉम। ठीक, 5 से 1/2 घटा तो 5 दूनी 10, मतलब 9/2 गुणे यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 2 गुणे 10 की घाते -4 कर लो, दशमलव हट जाए नीचे से, सॉरी 4 गुणे 10 घाते -4 कर लो, दशमलव हट जाए। और ये 3 दशमलव हटा 6 गुणे 10 घाते -7 बचे। अब इसको यार इससे 2 से 2 काट लो, 2 से काट लो, 2 तिहाई 6, 2 ये बचे, और 9 तिया 27, 27/2 आ रहा है। ये तो आया। 2 से इसको काट लीजिए, 2 बचे, इसको काट लीजिए 3, 9 तिया 27/2 गुणे 10 की घाते, ये -4 जब ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। ये -7 था, तो 10 की घाते -7 +4 गुणे में घाते जुड़ जाते हैं, तो कितना बचा? 3। इसका भाग कर दो, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 गुणे 10 की घाते -3 मीटर। उतारो। फ्रिंज चौड़ाई किसी का आया? फ्रिंज चौड़ाई कितना है बेटा? 3 गुणे 10 घाते -3 मीटर। हाँ, लिख लो। तीन गुणे 10 घाते -3 मीटर। हाँ, डी की जगह लिख लो 2, स्मॉल डी की जगह लिख लो 0, या इसका दशमलव हटा के गुणे 10 घाते, मिली के कारण 10 घाते -3 लगा। ये दशमलव था तो ये दशमलव हटा के उधर 10 घाते -4 कर लो, दशमलव हट जाए। गुणे 6000 गुणे 10 की घाते -10। इससे इसको काट लो तो आ जाए 2, इससे इसको काट लो तो आ जाए 3, यानी 3 गुणे 10 की घाते -7 + 4। ये 3 0 इसको चले गए तो -7 बचा है। ये ऊपर पहुंचा है तो प्लस का हो, तो 3 गुणे 10 की घाते -3 मीटर आया। अगला क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन ट्राई करो 1-1। चलिए देखिए बेटा, फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। इसके लिए फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। इसके लिए
इसके लिए यंग के प्रयोग में जब स्लिटों के बीच की दूरी बीच की दूरी लिखी 3 मिलीमीटर व पर्दों के बीच की दूरी इसके लिए हमने क्या लिखा था, इसके लिए यंग के प्रयोग में जब स्लिटों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर और पर्दों के बीच की दूरी 3 मीटर रखी जाती है, तो फ्रिंज चौड़ाई 6 मिलीमीटर मिलती है। हल करें, 6 मिलीमीटर मिलती है। तुम्हें क्या करना है, तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना है। बाकी आंकड़े लिखवा दिए गए। W का सूत्र लगा लो। छह गुणे W बराबर बड़ा वाला अपान छोटा वाला D इंटू लेमडा, सब कुछ दिया है। फ्रिंज चौड़ाई लास्ट में दिया हूँ, लिखो इधर देख देख के। लेमडा चाहिए, आया कन्या? W का मान 6 गुणे 10 की घाते -3, यही तो है। पर्दों के बीच की दूरी 3 मीटर और स्लिटों के बीच की दूरी 3 गुणे 10 की घाते -3 लेमडा। अरे आया, 3 से 3 निपट गए। सब मीटर पे दिया हुआ है, ये भी मीटर पे रखा है, ये भी मीटर पे रखा है। तो ये मीटर से मीटर भी कट जाता, मीटर में उत्तर आता। तो 6 गुणे 10 की घाते -6 मीटर बराबर लेमडा। आया था? बहुत होशियार बच्चे। एक क्वेश्चन अच्छा सा लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। 3-4 क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, यंग के प्रयोग में तरंगदैर्ध्य दिया गया प्रकाश का 6000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। स्लिटों के बीच की दूरी दूरी रखी गई 0.05 मिली सेंटीमीटर हुआ। स्लिटों से पर्दे की दूरी 1 मीटर
क्वेश्चन है आपका, प्रथम अदीप्त तथा प्रथम दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी क्वेश्चन मार्क। फ्रिंज चौड़ाई दसवीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति सेंटर से बताना है। हाँ, क्वेश्चन आपका पहला वाला अच्छा है, हल करके दिखाएं। हाँ, फ्रिंज चौड़ाई W, तो W बराबर सूत्र ये निकाल लो यार, फिर तुम लोगों को समझा रहा हूँ, ये बहुत छोटी सी बात है, देख इधर गौर से। अच्छा, W फ्रिंज चौड़ाई क्या है, डिफिनीशन बताओ। किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा किन्हीं दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, बोल सही। अगर मान ली यहाँ पर हमें दीप्त मिला, क्या मिला, फिर क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त, ऐसे करके मिलते हैं अंतरक्रम में, बोल सही। तो जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं कि नहीं कहते, बोल दे यार बोल। और ये दूरी आपस में जो किसके बराबर होती है, D/D इंटू लेमडा के बराबर। याद है पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्रथम अदीप्त ले लो, मान लो ये लिया मैंने, अब प्रथम दीप्त ले लो, मान लो ये लिया, तो मुझे केवल ये दूरी चाहिए, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी W है, और तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, W की आधी है। नहीं आया, अरे आया, फिर से समझ लो, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा किन्हीं दो क्रमागत अदीप्त के बीच की दूरी को W कहते हैं। इस बार उसने एक दीप्त लिया और एक अदीप्त लिया, यानी क्रम से वो भी प्रथम वाले, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अब मुझे नहीं निकालनी, मुझे केवल ये दूरी निकालनी, इसकी आधी निकालनी, क्योंकि दो क्रमागत दीप्त के बीच एक अदीप्त मिलता है, और एक अदीप्त और एक दीप्त के बीच की दूरी, यानी जो पहला क्वेश्चन था ये दूरी केवल W/2 निकाल देना था, ये है। अब W आराम से निकाल लो यार, उसका आधा कर देना, ऊपर वाला उत्तर आ जाएगा। तो W राव सूत्र होता है D/D इंटू लेमडा, D का मान 1, स्मॉल d का मान ये है, यानी इसको लिख सकता हूँ 5 × 10 घाते -4, -4 कहाँ से आया, सेंटीमीटर का 2 आया, 2 इसकी घात का है 4, इंटू लेमडा, लेमडा का मान 6000, तो क्या इसको मैं लिख लूँ 6000 × 10 की घाते -10, क्यों भाई। अब देखिए कितनी घात है, 4, ये कितने की घात है, 7 की, अरे है ये 4 ऊपर गया तो प्लस का 4, 7 से कट गया तो -3, यानी घात बच गया -3, 6/5, तो 5 × 5, 5 × 10, इतना गुणे बराबर 1.2 मिलीमीटर लिखा जा सकता है। ये फ्रिंज चौड़ाई है, तो बताएं इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 1.2 मिलीमीटर बटे 2, कुल मिला के 0.6 मिलीमीटर, ये उत्तर होता। नहीं आया, नहीं आया। अब कह रहा है 10वीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति, तो यार XM बराबर सूत्र तुम्हें याद है क्या, D/D लेमडा यम इंटू लेमडा, दीप्त के लिए होता है D/D यम इंटू लेमडा, अरे होता है। अदीप्त के लिए क्या होता है, D/D यम -1/2 इंटू लेमडा, सूत्र में रखना है यार,
तो डी कितना, 1 मीटर है, स्मॉल डी कितना 5 × 10⁻⁴ 10वीं चाहिए। और तरंगदैर्घ्य कितना, या कुल मिला के ऐसा भी सोचो यार, बार बार मैं क्यों लगाऊं, ये एम को करो बाहर, ये ढंग से देख डब्लू लिखा है क्या, अरे डब्लू ये तो है, सीधे लिखो डब्लू × एम, डब्लू कितना है 1.2 × 10 बराबर 12 मिलीमीटर, खत्म। क्यों बार बार लगाए वही चीज़ आया। ठीक, मैं कह दूं 9वीं अदीप्त फ्रिंज अदीप्त कर दूं तो क्या ये क्वेश्चन कर लेते। और 9वीं अदीप्त फ्रिंज के लिए सूत्र क्या लगाते, सूत्र होता है यक्ष्यम बराबर D/D, लैम्डा एम की जगह लिखा करते हैं m-1/2। अदीप्त के लिए लिखते हैं, अदीप्त के लिए केवल एम लिख देते हैं। यार सूत्र याद तुम लोगों को याद होने चाहिए। अब ढंग से देख, ये डब्लू आ लिखा है, डब्लू का मान मुझे पता है 1.2 मिलीमीटर, और इसकी जगह लिख दूँ 9 - 1/2, 9 - 1/2 मतलब 8.5, 8.5 का गुणा, अरे 9 से आधा घटाओ 8.5 बचा ना, गुणा कर लो, मिलीमीटर में उत्तर आ गया। टाइम पास होते टोटल। ठीक, मैं कह दूँ 5वीं और 10वीं, 5वीं दीप्त फ्रिंज कौन सी, और 10वीं अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी। तो पहले आप क्या करो, सेंटर से 5वीं दीप्त फ्रिंज निकाल लो, फिर सेंटर से 5वीं 10वीं अदीप्त फ्रिंज निकाल लो, फिर दोनों घटा दो तो इनके बीच की दूरी निकल आए। नहीं है, ऐसे हल करते रहो। बाकी आपको सीट दे दी जाएगी, उसको करना है, कल मैं इसको सीट कंप्लीट कराऊंगा। अब परसों टेस्ट है तुम लोगों का, तो है टेस्ट आपका मात्र 20 मिनट का रहेगा, बाकी आपको 1 घंटे पढ़ना है। ठीक है, सब विकल्पी और न्यूमेरिकल आएंगे बस, निगमन उगमन नहीं। आगे हेडिंग डालें, इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग डालो बेटा, चैप्टर का तक कंप्लीट कर लें पहले। हाँ देखिए, एक व्यतिकारी पुंज के मार्ग में पतली पारदर्शक प्लेट रखने का प्रभाव, पारदर्शी प्लेट रखने का प्रभाव, लिखो बेटा। क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और इससे में क्या क्या फ़ायदा होता है, देख इधर, ये भी अच्छा है, थोड़ी समझा जाए। देखिए बेटा, एक चित्र से तुम लोगों को मैं समझा रहा हूँ। कल वाला ही पूरा चित्र है। अब उसमें से जो मैंने 2 किरणें डाली थी, एक वो S1 से और एक S2 से, उसमें से किसी एक पुंज पर, एक प्रकाश पुंज जो थी उस पर मैं एक पतली पारदर्शक प्लेट रख दूँ, तो जो विवर्तन था, जो व्यतिकरण था, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में बात करना। तो एक मान लीजिए फिर से एक वर्णीय प्रकाश है, प्रकाश स्रोत है जिसको मैं यश कहूँ। तो इसके सामने एक मैं पर्दा रखा जिस पर 2 छिद्र करे जो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करने लगते हैं, S1 और S2। सामने एक तीसरा पर्दा रखे जिस पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होते हैं। यहाँ कल हम लोगों ने चित्र कुछ ऐसे करके बनाया था, क्या तुम लोग को याद है? याद है बेटा? सो गए? ये क्या था? ये क्या था? इनके बीच की दूरी यक्स। अरे बोल, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, हाँ,
अभी कुछ सवाल भी करा है, कोई दिक्कत? आजा देख, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैं एक पारदर्शी प्लेट रख दूँ तो अब क्या होगा, क्या प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया होगी। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण होती है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मान लो ये विचलित होगी, जो ऐसे जा रही थी पहले जब नहीं रखी थी, ये बोलो भाई, ऐसे करके जा रही थी, अब मान लो कुछ ऐसे चली जाए, थोड़ी विचलित होगी, तो क्या जो यहाँ पर मिल रहा था अब यहाँ पर मिलता? अरे बोलो। ठीक है, तो इसको हमने P मान लिया, तो इसको P डैश मान लेगा, या P1 मान लीजिए। अब देख प्रभाव क्या पड़ा, पहले आपका ये फ्रिंज, उसके बाद ये जो फ्रिंज है ये व्यतिकरण प्रतिरूप है, वो एक तरफ वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा, लेकिन फ्रिंज चौड़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहली बात तो ये। अब क्वेश्चन आपका ये है कि हम लोग अगर ये जो विस्थापन है इनके बीच का, उसको मान लो मैं x0 दिखा ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है उसको मैं x दिखा ले रहा हूँ, और जो ये है मान लो इसको x1 दिखा ले रहा हूँ, ये P1 है पोजीशन। तो ये जो x0 है, x0 क्या है, जो विवर्तन प्रतिरूप था उसका विस्थापन जब प्लेट नहीं रखे थे और जब प्लेट रखे, जब प्लेट नहीं रखे थे तो यहाँ मिल रहा, जब प्लेट रख दिए तो यहाँ मिलने लगा। तो अब कहाँ से कहाँ वो विवर्तन जो प्रतिरूप था विस्थापित हो गए, वो विस्थापन की स्थिति है x0, है कि नहीं? चित्त से स्पष्ट हो रहा है। अगर अब ये विस्थापन मैं नाप लूँ तो ये कितनी मोटी तुमने प्लेट यहाँ रखा है ये निकल आता है, मार्ग में कितनी मोटी प्लेट है ये निकल आता है। इसके हम बहुत अच्छे से फ़ायदा ले लेते हैं। मान लीजिए हमें नहीं पता कि इसमें कितनी दूर तक कोई दूसरा माध्यम है, तो ये विवर्तन प्रतिरूप डाल दिए जाते हैं, जितना विस्थापित होता है वो विस्थापन, एक सूत्र मिलेगा भी, उस विस्थापन को ये मतलब ये वैल्यू हम लोग ज्ञात करके इसकी मोटाई बता देते हैं। मतलब जो चीज़ें हमें नहीं इधर दिख रही, मान लो कुछ ऐसी व्यवस्था है जिस पर हम ये किरणें डालें, और किरणें जब डालते हैं तो ये दूसरे माध्यम से होकर गुजरेगा, अगर वही माध्यम है तो यहाँ मिलेगी, तो हमें समझ में आ जाएगा। पहले से हमें प्रैक्टिकली पूरा पता है। जैसे मान लो इसको पहले हमने यहाँ पर चेक कर लिया एयर पे, और हमें पता चल गया कि जो ये स्थिति है 10 सेंटीमीटर मिलती है, बोल सही। अब हम ये सिस्टम वहाँ पर सेट करें जहाँ हमें बीच का माध्यम पता नहीं है, किसी खदान उदान में, जहाँ हमें अंदर की वैल्यू नहीं पता ना क्या कैसे होने वाली, कौन सी गैस है, क्या है, ऐसी चीज़ें। अब वहाँ ये किरणें हम लोग डालें और वो भी अगर 10 पे मिला, इसका मतलब अंदर कुछ नहीं है, सेम माध्यम है। अरे आया, मान लो उधर कोई जहरीली गैस हो ऐसी, तो भले जाने के बाद थोड़ी, जाने के बाद तुम्हें पता चला, तो पता चलने का मतलब तब तक तुम मर ही गए ना, तुम नहीं बात समझो। तो उसकी जानकारी हमें पहले से होनी चाहिए कि आगे क्या खतरा आने वाला है। अब मान लो वही माध्यम होगा तो 10 पर मिलेगा, क्योंकि पहले हमें 10 पर मिल रहा था, लेकिन अगर दूसरा माध्यम होगा तो वो परिवर्ती हो जाएगा। अब परिवर्ती हो गया तो हमें ये मोटाई पता चल जाएगी, भी पता चल जाएगा कितनी दूर पर है ऐसा माध्यम। ये सब चीज़ें हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो कुल मिला के इससे हमें 2 फायदे मिलते हैं कि ये जो विवर्तन प्रतिरूप था, इसका विस्थापन नापकर जो बीच में अभ्रक या किसी पारदर्शक प्लेट रखे थे उसकी मोटाई ज्ञात कर लेते हैं, ये फायदा है। ठीक है बेटा, तो लिखो भी निगमन कराएं। देखिए, जब दो व्यतिकारी प्रकाश पुंजों में से, जब 2 व्यतिकारी प्रकाश पुंजों में से किसी एक पुंज के मार्ग में, किसी एक पुंज के मार्ग में, किसी एक पुंज के मार्ग में अभ्रक अथवा किसी पारदर्शक प्लेट को रख दिया जाता है, किसी अभ्रक अथवा किसी पारदर्शक प्लेट को रख दिया जाता है,
तो संपूर्ण व्यतिकरण प्रतिरूप, तो संपूर्ण व्यतिकरण प्रतिरूप उस पुंज की ओर विस्थापित हो जाता है। संपूर्ण व्यतिकरण प्रतिरूप उस पुंज की ओर विस्थापित हो जाता है जिसके मार्ग में प्लेट रखी होती है, जिसके मार्ग में प्लेट रखी होती है। लेकिन हाईलाइट करके लिख लेना, फ्रिंज चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। फ्रिंज चौड़ाई मतलब W, फ्रिंज चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। फ्रिंज चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। फ्रिंज चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। फ्रिंज चौड़ाई में कोई परिवर्तन। थोड़ी निगमन देखें बेटा, इधर अच्छा। पहले हमें पथांतर चाहिए, क्यों भाई? पथांतर चाहिए तभी दीप्त और अदीप्त का इसके पहले वाला निगमन याद है क्या? तो हम लोगों ने पथांतर निकाला था। पथांतर कैसे निकाला था? दो समरूप त्रिभुज ले लिए थे, अरे याद है? इसी तरह हम इसमें भी पथांतर निकालें। अच्छा, पथांतर निकालने के लिए मुझे ये दूरी पता होनी चाहिए और ये दूरी पता होनी चाहिए। क्यों भाई? मतलब ये वाली दूरी हमें पता होनी चाहिए, जो ये है बेटा, यहाँ से परिवर्ती हो गई, और ये दूरी हमें पता होना चाहिए। तो इनके पथों का जो अंतर है उसे हम पथांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब यहाँ देखिए, पहले किरण ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे मुड़ गई, पहले किरण ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे मुड़ी है। अगर ये ना होता तो यहाँ कहीं मिली होती, लेकिन ये अगर मिल गई तो ऐसे जाके यहाँ विस्थापित हो गया है। अब मेरी बात गौर से सुने बेटा, मैं क्या करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टेढ़ी टेढ़ी रेखा है इसकी पूरी लंबाई निकाल लूँ और फिर इस वाली लंबाई से घटा दूँ, तो जो अंतर है वो पथांतर है। अरे बोल, अगर ये मुझे पूरी लंबाई चाहिए तो पहले तो मैं यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा वो समय निकाल लूँ, और फिर समय अगर मिल जाए तो दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर चाल गुणे। क्यों भाई? तो हम लोग क्या करें, हमें कुल मिला के दूरी चाहिए था। क्या चाहिए था? दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। यार यही सूत्र होता है। हाँ, इसका मतलब अगर मैं समय निकाल लूँ, चाल कितनी है? प्रकाश की चाल। समय निकाल लूँ कुल मिला के मैं ऐसा लिखूँ कि S1 से P तक प्रकाश पुंज को जाने में लगा समय। अच्छा ठीक है, समय बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटे। अच्छा, इसमें मैं एक वैल्यू देख के लिख रहा हूँ, इसके कुछ मोटाई दे दूँ। मोटाई का क्या नाम दे दूँ? T दे रहा हूँ। ठीक है, गौर समझिएगा। दूरी मैं लिख रहा हूँ S1P माइनस T अपान C प्लस T बटे C। कितने लोगों की बात समझ में आई? इधर देख लो कटियार, ये मैंने क्या लिखा है? समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या तुम लोग ढंग से बोलना, क्या प्रकाश की चाल एयर और माध्यम में चल रही है? यार इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है? तो एयर में कितनी दूरी तय करी है? इसको छोड़कर पूरी दूरी एयर में गई, तो इसको मैंने घटा दिया। पूरी दूरी क्या है? ये। अरे है, उसमें मैंने ये T मोटाई घटा दिया, तो क्या जो शेष इधर दूरी बची, क्या उस पर चाल प्रकाश की चाल C है। लेकिन जब मैं इस पे निकाला तो उसमें प्रकाश की चाल C नहीं, उसमें कुछ और होगी, उसका नाम मैंने V दे दिया। तो इसका माध्यम का अपवर्तनांक यदि मैं दे दूँ N, तो बता क्या तुम्हें पता है कि जो V बराबर होता है C बटे N होता है।
ये कहीं पढ़े थे? तो बता मैंने v की जगह कितना लिख सकता हूँ? c/m। तो बता फिर से, मैं समय बराबर अगर निकालूँ तो यह आता S1p माइनस टी। टी क्या है बेटा? मोटाई अपान c प्लस ये हो जाए टी और v की जगह लिख दिया जाए c/n। तो क्या n ऊपर पहुँच गया? नहीं आया, नहीं है। अरे आया। पता इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/c। ये लिखा है आपका S1p। क्या लिखा है? S1p माइनस टी प्लस n t। तो क्या t कॉमन ले लें क्या? तो t अगर कॉमन ले लेता मैं तो प्लस का आ जाता n माइनस 1 इंटू टी। ये आया समय। क्या आया? अच्छा, हमें क्या चाहिए था? दूरी। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे, तो चाल गुणे समय। समय कितना आया था? 1/c गुणे S1p प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो क्या इससे इसको काट दें? कुल मिला के तब दूरी आ जाती इतनी। बहुत अच्छे बच्चे। कितना था? S1p प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक, कौन सी दूरी? ये हो। अरे सही। अब बता पथांतर। पथांतर के लिए क्या है कि S2p से S1p घटा दिया जाए, कुल मिला के ये वाली दूरी घटा दिया जाए। ऐसे ऐसे करके ऐसे जाना है, फिर ऐसे। अब डायरेक्ट नहीं नाप लेना, कैसे नाप लो? ये वाली पूरी दूरी जिसको मैं दूरी का नाम दिया हूँ। कोई दिक्कत हो रही किसी को? बता, यहाँ पर लिख दूँ S2p माइनस दूरी। दूरी का सूत्र S1p माइनस n माइनस 1 इंटू टी। यार इसमें माइनस रखा हूँ तो दोनों माइनस हुए। अच्छा बता भाई, समान स्थिति में क्या हम लोगों ने ये दूरी निकाला था क्या? समान स्थिति में इसको पथांतर कह रहे थे। अगर ये ना रखा होता तो फ्रिंज यहाँ बनी होती जो समान स्थिति कहलाती, और ये पथांतर होता। या इसके पहले वाले निगमन में देखिए ये पथांतर है, इसका मान कितना आया था? S2p माइनस S1p का मान कितना है? तो देख के बोल दो, देख के बैठे हैं, ढूंढ ही ना पाएंगे। अच्छा ऐसा भी आया था? हाँ, ये दूरी कहीं मिली थी? स्मॉल d अपान कैपिटल D इंटू यक्स कहीं लिखा होगा। लिखा है? और बोले नहीं लिखा। स्मॉल d अपान कैपिटल D इंटू यक्स लिखा है, माइनस n माइनस 1 इंटू टी। अरे बोलो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर दीप्त फ्रिंज होती, कौन सी? दीप्त फ्रिंज होती, तो बता पथांतर होता कितना है? इसकी जगह दीप्त फ्रिंज के लिए मैं क्या लिखूं? n इंटू लेमडा। कभी कभी बोल दिया करें। अदीप्त फ्रिंज होती तो इसकी जगह क्या लिखता? m माइनस 1/2 इंटू लेमडा। d अपान कैपिटल D इंटू यक्स माइनस n माइनस 1 इंटू टी। अरे सही। हाँ, यहाँ से मैं निकाल लूँ यक्स बराबर। यक्स बराबर निकाली जाए तो इसको तो लाए इधर, तो ये हो जाता है m लेमडा प्लस n माइनस 1 इंटू टी, और इन सभी में d अपान डी कर दिया जाए। क्या मैंने सही लिखा है? चित्र में देखें यक्स है क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक की पोजीशन। अब मुझे क्या चाहिए? यक्स नाट। तो बता यक्स नाट के लिए सूत्र क्या है? यक्स नाट के लिए सूत्र उधर चित्र से समझ में आ रहा होगा। यक्स नाट के लिए सूत्र, यक्स नाट के लिए सूत्र है यक्स माइनस x1। यक्स की वैल्यू ये रखी है, क्या है? d अपान डी यम लेमडा प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इसमें हमें घटा देना है। किसको घटाना है भाई? x1 की ये x1 है। तो बता x1 क्या, जब ये नहीं रखा था तब की पोजीशन थी। इसका मतलब इसके पहले जो हमने x से हम पढ़ के रखे हैं दीप्त के लिए, कितना पढ़े थे?
d/d इंटू यम इंटू लेमडा। अब बताइए घटाने के बाद कितना आता, इसका इसमें गुणा कर दो, ये और ये मैच कर जाते हैं, ये प्लस का और ये कट गया होता, लेकिन ये गुणा जब इसके साथ रखा होता यानी d/d n-1 इंटू टी, ये इतना बचा होता। बोल, अच्छा बताइए सूत्र में n क्या है, पता नहीं क्या है? अरे ठीक, d/d क्या हमें पहले से पता होता है। अब इसमें केवल दो चीज़ें, ये नेतांक पद होता है अपवर्तनांक, इसमें केवल दो चीज़ें नहीं पता, एक यक्स नाट और एक। अब अगर मैं यक्स नाट नाप लूँ तो ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, तो क्या टी निकल आता। इस प्रकार टी जो हमें नहीं पता था कितना मोटा बीच में पारदर्शी पृष्ठ या कोई भी वस्तु रखी है, उसकी मोटाई ऑटोमेटिक इस सूत्र से निकल आती, ये फायदा है। अरे आया, लिखो, देखिए माना, थोड़ी माना करो, इसके बाद लिख लो यार। ये डी स्मॉल डी सबको पता है, पता है ना बेटा? इनके बीच की दूरी स्मॉल डी, इनमें माना वाना में इन्हें चीज नहीं लिखवाएं, केवल ये लिखवाएं जो नया है। देखिए माना एक पुंज में स्मॉल टी मोटाई का, एक पुंज में, एक प्रकाश पुंज में स्मॉल टी मोटाई का एक स्मॉल टी मोटाई का एक पारदर्शी माध्यम, कोष्ठ में तुम लोग लिख सकते हो अभ्रक, रखा गया है, जिसके कारण विवर्तन, सॉरी अब विवर्तन नहीं, व्यतिकरण अभी चल रहा है, जिस कारण विवर्तन, व्यतिकरण प्रतिरूप, जिसके कारण व्यतिकरण प्रतिरूप का विस्थापन यक्स नाट हो जाता है। चित्र में यक्स नाट बना हो जाता है, जिसका मान ज्ञात करके, जिसका मान ज्ञात करके अभ्रक की मोटाई टी की गणना करनी है, या सीधे लिखो टी की गणना करनी है। इसके लिए जैसा मैंने छापा है ऐसा आपको भी पहले तो ये अपना चित्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्पष्ट रूप से लिख लेना है, फिर यहाँ से चालू करना, यहाँ से ऊपर नहीं, उधर यहाँ लास्ट में वहाँ, ठीक बनाए चित्र। बेटा जल्दी जल्दी, पर्याप्त टाइम है अभी। हाँ आराम से आओ, आराम से। ये उतर गया बेटा, यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वही चीज़ मैंने सीधे दूरी लिख दी। या अगर पहले अगर आपको पता हो तो यक्ष्यम बराबर दीप्त के लिए हम लोग लिखे थे d/d यम लेमडा, बोल सही। यानी अगर हम लोग गौस देखें तो इतना सा भाग
पहले के एक्सियम की वैल्यू है, लेकिन अगर बीच में हम पारदर्शक प्लेट रख देंगे तो n-1 इंटू टी और जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? तो इसका मतलब ये सूत्र भी रटा जा सकता है भाई। d/d m इंटू लेमडा पहले था, अपवर्ड n-1 इंटू टी, टी क्या मोटाई, गुणा कर दो, अब की स्थिति पता चल जाएगी। सूत्र ये दोनों के याद रहे कम से कम। इसके बाद ये है एक सवाल, देखो बेटा इसमें क्या क्या, अगर मैं तुम्हें डी बता दूं, स्मॉल डी बता दूं, कैपिटल डी बता दूं, n बता दूं और x0 बता दूं तो आप टी निकाल सकते हो, कर सकते हो। चलो अच्छा एक सवाल लिखो भाई, देखा जाए कर पाते हो कि नहीं। देखिए एक प्रयोग में कौन से प्रयोग में? यंग के प्रयोग में। ये मतलब ये जो आगे चित्र बना है इस प्रयोग में, देखिए एक स्लिट के सामने क्वेश्चन लिखो इसका। एक स्लिट के सामने 1.5 अपवर्तनांक की एक पारदर्शी सीट रखने पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज 10 मिलीमीटर विस्थापित हो जाती है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज 10 मिलीमीटर विस्थापित हो जाती है। यदि स्मॉल डी बराबर 1.5 मिलीमीटर व कैपिटल डी बराबर 1 मीटर हो तो सीट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। स्मॉल डी बराबर 1.5 मिलीमीटर व कैपिटल डी बराबर 1 मीटर हो तो सीट की मोटाई ज्ञात कीजिए। क्या तुम्हें सूत्र पता है? हल करो बेटा, केवल गुणा भाग है, केवल गुणा भाग है। केवल गुणा भाग है। कितना आया? 0.03 मिलीमीटर आ रहा है। ख़त्म। यहाँ मैं x0 दे के रखा हूँ, d/d दे के रखा हूँ, n-1 इंटू टी। स्मॉल नॉट शायद 10 मिलीमीटर का था, 10⁻³ d 1 मीटर, 1.5 मिलीमीटर 10⁻³ n अपवर्तनांक दे के दिया था, नहीं दिया था? 1.5 -1 इंटू टी, तो ये लिखा है आपका 15 × 10⁻⁻6 तिरगुड़ा बराबर 1/2 × टी, तो 15 × 30 × 10⁻⁻6 बराबर टी। ये आया टी बराबर आया 30 × 30 के 1 0 हटा लो 10⁻5 मीटर। या इसी को लिखा जा सकता है कितना? 0.03 पूरे 10⁻³ मीटर। 0.03 इसको लिखा जा सकता है मिली मीटर। उत्तर आया। फिर एक क्वेश्चन और, छोटा, एकदम छोटा, लल्लू टाइप। मान लो ये पूरी व्यवस्था को, मान लो
ये जो अभी प्रयोग कर रहे थे हम लोग ऐसे 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 करके, बेटा सवाल अच्छा है, इधर थोड़ी गौर से सुने, विकल्पी टाइप का लिखना ना समझना। इस पूरी व्यवस्था को यदि n अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबो दिया जाए, क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया? ये जो अभी तक हम लोग एयर पे प्रैक्टिकल कर रहे थे, इसको मान लीजिए n अपवर्तनांक वाले किसी द्रव में डुबो दिया जाए या किसी माध्यम में रख दिया जाए, इसके बाद फ्रिंज चौड़ाई नापी जाए, तो बता फ्रिंज चौड़ाई घटेगी बढ़ेगी कांस्टेंट रहेगी? फ्रिंज चौड़ाई घटेगी बढ़ेगी कांस्टेंट रहेगी? अच्छा बता फ्रिंज चौड़ाई W बराबर सूत्र, W बराबर D/D इंटू लेमडा। पता लेमडा घटेगा बढ़ेगा? माध्यम के अंदर लेमडा घटता है बढ़ता है? फिर से मान ले यहाँ पर लेमडा कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम कितना है, यहाँ अपवर्तनांक 1.5 है, बताएं यहाँ तरंगदैर्घ्य क्या होगी, यहाँ लेमडा कितना होगा, 6000 से कम, 6000 से ज़्यादा, 6000। यहाँ 1 है, यहाँ 1.5 है, नालायकों 1 गुणे 6000 बराबर 1.5 गुणे लेमडा 2 बताया था, घटा बढ़ा? कम से कम ये तो बता दो यार, आया कितना, बात की बात है, घटा बढ़ा? अब बता अगर ये घटा तो ये क्या होगा, घटेगा। क्यों? कुछ ऐसा होता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बता के परेशान हूँ। अब बता, फिर से क्वेश्चन कर रहा हूँ, यदि व्यतिकरण या यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग को यदि किसी माध्यम में डुबो दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी बढ़ेगी? ठीक, विकल्पी मिलेगा कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि तरंगदैर्घ्य, अरे आया थोड़ी और, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, हाँ बस थोड़ी सुन लो, बस सुनते रहना है। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, तो बता अभी तक W बराबर कितना मिला था, W बराबर मिला था D/D इंटू लेमडा, D/D इंटू। अच्छा जो हम लोगों ने ये जो निकाले थे, ये कौन सी फ्रिंज चौड़ाई है, रेखीय फ्रिंज चौड़ाई। अभी x ऐसे मिलता था सीधा सीधा, याद है कि नहीं याद? लेकिन अगर हमें कोणीय फ्रिंज चौड़ाई चाहिए, मतलब थीटा के साथ चाहिए, तो कोण बराबर सूत्र पता होना चाहिए 4/। इसका मतलब अगर हम इसमें कोण बराबर 4/3 त्रिज्या, यानी अगर मैं कोणीय फ्रिंज स्थिति देखूं तो x m बराबर मिला था D/D इंटू यम लेमडा, दीप्त के लिए मिला था नहीं मिला था? अरे बोल। अब यहाँ पर अगर देखो तो कोण बराबर 4/3 त्रिज्या, त्रिज्या क्या ही r है, दोनों पर्दों के बीच की दूरी, यानी x/d को हम क्या थीटा कह सकते हैं, ये x लिखा है, इसके बटे में यदि मैं d लिया हूँ तो क्या ये थीटा है कि नहीं? कोण बराबर 4/। अरे है, उस समय पे कंडीशन कितना मिलेगी, ये सूत्र मिलता है, d भी हट जाता है, यम लेमडा/d। सवाल कहीं कहीं पर बीच बीच में पूछा है कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, कुछ जगह पर पूछा फ्रिंज चौड़ाई, कुछ जगह पर पूछा कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई मतलब x/d होता है, किसी कोई दिक्कत? क्यों होता है, रीजन समझिए। कोण रखो यहाँ तो ये हो जाएगी चाप और ये हो जाएगी, और ये बहुत छोटे होते हैं। अब कहते हो सर जी ये चाप कैसे हो गए, चाप तो इन तरह का होता है। तो मैंने कहा ये और ये वैल्यू आपस में क्या है, अरे ठीक, तो ये लगभग समझिए, ये और इसमें कोई विशेष अंतर, इसलिए ऐसा, ठीक है। याद रखने के लिए हम लोग ये बटे ये याद, उसका भी डी बाहर ले, अदीप्त के लिए यहाँ हो जाएगा m-1/2, बाकी थोड़ी कुछ बदला है। भाई यम की जगह बदलता है अदीप्त के लिए, ठीक है। ठीक है, आपको टेलीग्राम में सीट मिल जाएगी, कल आपको विकल्प भी पढ़ के आने हैं। थैंक यू बच्चों, बाकी यहीं तक पढ़ें।